नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज़ 24 में और मैं आपके साथ हूं राजुल तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सागर जिले की देवरी विधानसभा की केसली तहसील में। केसली तहसील और देवरी इन्हें सागर जिले की पिछड़ी हुई तहसील भी कहा जाता है। यहाँ पर विकास जैसा होना चाहिए था, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में विकास हुआ है, वैसा विकास यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। और इस बार युवा चेहरा केसली से पहली बार सामने आया है। चूंकि यह बहुत ज्यादा गौड़वाना बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से आज हमारे साथ विधायक प्रत्याशी रजत जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वह इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय जी। तो इस बार क्या आपके ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? धन्यवाद करना चाहूँगा गोड़वाना गठबंधन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उससे मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। मैं दोनों पार्टियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं देवरी विधानसभा और केसली ब्लॉक की, केसली ब्लॉक मूलतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ वर्तमान परिस्थिति में जो विकास होना था विकास की धारा से बहुत दूर है। सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम लोग मैदान में हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। वर्तमान में जो केसली है, केसली जिला नगर पंचायत होनी थी, लेकिन वर्तमान समय में न किसी नेता ने मांग उठाई कि केसली को नगर पंचायत किया जाए, और ना यहाँ एक भी लाइब्रेरी है, ना देवरी में सेंट्रल। आज मोदी जी को जो कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज दिनांक तक ना केसली में कोई लाइब्रेरी है ना देवरी में। और यहाँ जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही घटिया हो चुका है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता के बीच में है और जनता से मांग कर रहे हैं इस बार ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपकी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़े। तो जैसा कि ये 10 वर्षों से कांग्रेस का गढ़ बना है और बीजेपी ने इस बार कद्दावर नेता जो पूर्व में विधायक रहे हैं ब्रज बिहारी पटेल उनको टिकट दिया है, तो कैसे इस बार एक युवा चेहरा इसको भेद पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक 10 साल रहते हुए केवल रोड, केवल गेट पर स्वागत गेट, टैंकर और प्रतीक्षालय के अलावा इन्होंने मूलभूत जो समस्याएं हैं यहाँ की, उन पर ध्यान नहीं दिया। ना कहीं रोड बना पाए हैं, ना कहीं नालियाँ बना पाए हैं, ना पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध करवा पाए। यहाँ तक कि किसानों के लिए डीबी भी नहीं रखवा पाए हैं, जो 24 घंटे उनको आज वर्तमान समय में किसानी का काम चल रहा है। तो कई स्थान ऐसे हैं जहाँ अभी भी लाइट की समस्या है, किसान भरपूर तरीके से अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसे हम प्रत्याशी को चुनते रहेंगे तो केसली ब्लॉक क्या, पूरी देवरी विधानसभा का विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो इस बार जैसे आपने अभी बताया कि विकास पे आप बात कर रहे हैं, तो आप अगर विधायक आपको जनता चुनती है तो आप विकास के क्या मॉडल रखेंगे सामने? मूलभूत सुविधाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। रोड, पानी, बिजली और स्वास्थ्य। और वर्तमान में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उस पर भी रोक लगवाई जाएगी। आज केसली जो मुख्यालय है, केसली मुख्यालय के पास किशनपुर ग्राम है, वहाँ आज दिनांक तक रोड नहीं है। आज रमखिरिया जमारा पुरदेही आप देख लें, वहाँ आज दिनांक तक लाइट नहीं पहुँची है। आज़ादी के 77 साल हो गए। आज जहाँ मोदी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही, वहाँ हमारा आदिवासी समाज, और ऐसा नहीं कि केवल आदिवासी समाज वहाँ निवास करता है, पूरी समाजें वहाँ निवास करती हैं, उन तक अगर बिजली ना पहुँचे तो इससे बड़ी बात, बेइज्जती की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती देवरी विधानसभा के लिए। और इसके साथ साथ जो केसली है, केसली में एसडीएम कार्यालय खुलना चाहिए। एसडीएम 7 दिन एसडीएम बैठना चाहिए, वर्तमान में 1 दिन बैठ रहा है। बेचारा यहाँ का जो किसान है तो गरीब है, गरीब के साथ साथ अगर रजिस्ट्री करवाने जाना है, रजिस्ट्रार ऑफिस भी नहीं है, किसी भी समस्याओं को लेकर सीधा देवरी जाना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर हम लोग मैदान में हैं और आगामी समय में इन सभी मूलभूत सुविधाओं पर ही ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षा के लिए, और यहाँ जो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ना देवरी में कोई ग्राउंड है ना केसली में ग्राउंड है। सबसे पहले शिक्षा के लिए हम लोग लाइब्रेरी का भी प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ प्ले ग्राउंड का भी प्रयास करेंगे। तो आगे इनसे हम और बात करेंगे और इनसे पूछेंगे और भी कुछ इनके पास क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप हमें बताना चाहते हैं। और वर्तमान में जो केसली ब्लॉक है, ये कहने के लिए आदिवासी ब्लॉक है, कोलखंड कहलाता है। आज भी आप चाहे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाए, चाहे एसपी ऑफिस जाए, वहाँ जो नक्शा लगा है केसली तहसील का, वहाँ जो उनका नक्शा है उसमें कोलखंड लिखा हुआ है।
कहने को तो ये है, लेकिन हम लोग लिखित रूप से चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो, ताकि यहाँ 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा एक्ट का लाभ मिल सके। यहाँ जंगल हमारा उपज कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे तो हम लोग उसका रेट डिसाइड करेंगे। आज हमारे पत्थर है खदान, आज हमारे खेतों का पत्थर निकाल कर क्रेशर कोई और लगा रहा है। इन सब चीज़ों को हम लोग रोक लगाना चाहते हैं और केसली जो ब्लॉक है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवाना चाहते हैं, ताकि यहाँ की जनता को पैसा एक्ट और 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का लाभ मिल सके। एक तरफ जहाँ एक सरकार बीजेपी सरकार हमारे आदिवासी भाइयों के चेहरों पर बाथरूम करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस से जो है उनके कुछ अपराधियों की तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है। वो हमारे एसआई पर हमला करवाता है और उनका ब्लॉक अध्यक्ष दूसरे दिन जाकर उनकी जमानत करवाता है। ये कहाँ तक हमारे समाज के साथ न्यायोचित है। और जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी जो कहते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं, लेकिन आदिवासी हितैषी ऐसा नहीं होता जैसा आप लोग करवा रहे हैं। इन सभी मूलभूत समस्याओं को लेकर हम लोग मैदान में, और आगामी समय में 17 नवंबर में जब वोटिंग होगी तो तीसरे विकल्प के रूप में गोंडवाना गठबंधन पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से जीत कर आएगी और 3 दिसंबर में आपको परिणाम पता चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जैसा अभी हमें रजत जी ने बताया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार यहाँ पर भारी बहुमत से विजय होने वाली है, और जो हमारे लिए जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर उभर के आएगी। आगे भी ऐसे ही हमारे साथ लोगों से जुड़े रहिए और राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन रामस्वरूप सेन के साथ मैं राजुल तिवारी।